गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक पढ़ रहे हैं, यूनिट 9, जिसमें 7 अध्यापन विधियां हम लोगों ने देखा था। व्याख्यान विधि, निर्देशन, अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, ग्रुप डिस्कशन विधि यानी समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। यह हम लोगों ने 2 दिन पहले की क्लास में देखा था, सेकंड लास्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। वो 5 घटक हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था अध्यापन विधियों के स्रोत, सोर्स क्या है, अध्यापन विधि कैसे तैयार की जाती है, किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो उसमें 5 सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन जिसको कहते हैं। तो कक्षा प्रबंधन में भी चूंकि इस पुस्तक में टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम लोग कक्षा प्रबंधन में आते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में। जब भी कोई विषय वस्तु को आप प्रस्तुत करने जा रहे होते हैं तो कई समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होती है। अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो वहां भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये शिक्षक पर भी कई मामले ऐसे होते हैं जो शिक्षक कंट्रोल कर सकते हैं, और कई मामले होते हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करेगा। तो शिक्षक और मैनेजमेंट दोनों मिल करके क्लासरूम को बेहतर बनाने के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। अब इस पुस्तक में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर आप योग के अभ्यास, चूंकि योग अभ्यासों की बात हो रही है, तो योग साधक जिनको आप योग कराने जा रहे हैं, पहले उनको समूह में बांटिए। तो सामान्यतः जो समूह बताए गए हैं, समूह तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो समूह बताए गए हैं उसको ध्यान दीजिए। 4 प्रकार के समूह इन्होंने बताया हुआ है पुस्तक के मुताबिक। एक होता है प्रारंभिक छात्र। हर उम्र के लोग इस ग्रुप में आते हैं, प्रारंभिक छात्र वाला। पहले चारों देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल देखेंगे। प्रारंभिक छात्र जो शुरुआती है, एकदम नए नए आए हैं योग सीखने के लिए। अनुभवी छात्र जो पहले से योग सीख चुके हैं और अब एडवांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या और ज्यादा उसमें स्किल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तीसरा है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जो है जो स्कूल में है। चौथा है विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र। ये आसानी से याद हो जाएगा। पहले में प्रारंभिक छात्र में वो है जो प्रैक्टिशनर हैं, बहुत शुरुआती, उसमें किसी भी ग्रुप के हो, पहले उन्होंने योग नहीं किया हुआ है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मतलब लिंग भी कोई हो, किसी उम्र का भी हो, उनको एक ग्रुप में शामिल करेंगे कि आप पहली बार योग कर रहे हैं, तो आप प्रारंभिक ग्रुप एक आपका बना हुआ है। एक ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के कई नियम बताए हुए हैं, 4 नियम है, उसमें से एक नियम ये है। दूसरा है ऐसे छात्र जो पहले जिन्होंने योग में कोर्स किया हुआ है, योग का उनको अनुभव है, कई आसन वो करते हैं, लेकिन उसको करना क्या है कि उसमें और दक्षता लानी है, निपुणता लानी है। तो उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनेगा जिसको कहा गया है अनुभवी छात्रों का, परिपक्व छात्रों का कह सकते हैं, एक्सपीरियंस छात्रों का कह सकते हैं। उसके बाद है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का, जिसको विद्यालय छात्र कहा गया है। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, 6 से 18 साल की आयु वर्ग के जो होते हैं उनको रखा गया है विद्यालय जाने वाले छात्रों की समूह। ऐसे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं और उनकी उम्र 6 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, ये बहुत बड़ा समूह होता है हमारे समाज का। तो उनके प्रकृति के हिसाब से तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योग की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो भविष्य है हमारे। तो उनके लिए अलग से क्योंकि उनके मस्तिष्क पर छाप पड़ती है किसी भी चीज की बचपन में, तो उनके अलग ग्रुप बना करके उनके लिए अलग एक प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए। चौथा, विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र। अब यहाँ जो ये ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसमें आप सभी जितने अभी तक 3 ग्रुप पढ़ा, 3 के अलावे ये चौथा है जिसमें आप चाहे तो लिंग के हिसाब से बांट सकते हैं। हम सिर्फ महिलाओं का ग्रुप बना रहे हैं। आप पुरुष के हिसाब से बांट सकते हैं कि सिर्फ जेंट्स का ग्रुप बना रहे हैं। आप ऐसा बांट सकते हैं कि नहीं, 60 से लेकर के 60 से ऊपर वाले जितने हैं उनका एक बुजुर्गों का ग्रुप बना रहे हैं।
या आप ऐसा कर सकते हैं, डायबिटीज के जितने पेशेंट्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना रहे हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की बात आती है। तो इसमें लिंग के आधार पर, आप उम्र के आधार पर, बीमारी के आधार पर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर ऐसे जो ग्रुप बनाते हैं उसको कहा गया विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूह। अब इसमें चारों समूह जो हम लोगों ने देखा, एक बार चारों समूह को हैंड रेज कीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सब लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद है। ऐसा नहीं कोई होंगे जिनको याद नहीं हुआ होगा, सब लोग योग शिक्षक है। प्रियंका जी फटाफट बता दीजिए कौन से चार समूह की बात हो रही बांटने की। सबसे पहले प्रारंभिक छात्र, ठीक फिर है, अनुभवी छात्र, ठीक थर्ड है, विद्यालयी छात्र, एंड देन फोर्थ होगा विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूह। बहुत सुंदर। सिंपल जी बताइए जल्दी से। हरिओम सर। हरिओम। प्रारंभिक छात्र, अनुभवी छात्र, विद्यालय छात्र, विशेष ध्यान दिए योग्य जाने छात्र। मेघा वर्मा जी। प्रारंभिक छात्र, अनुभवी छात्र, विद्यालय छात्र, विशेष ध्यान दिए जाने वाले योग्य छात्र। बहुत अच्छा। वेदन पाल जी बताइए। जी सर, सबसे पहले प्रारंभिक छात्र होंगे, फिर अनुभवी छात्र, फिर विद्यालय छात्र में 6 से 18 वर्ष के उम्र के होंगे, और फिर विशेष ध्यान दिए जाने योग वाले छात्र होंगे। अच्छा, कोई नहीं, आवाज कट रही। सुमिता जी बताइए। सर, प्रारंभिक छात्र, अनुभवी छात्र, फिर विद्यालय जाने वाले जो 6 से 18 साल की उम्र वाले होंगे, और फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको, जैसे बीमारी है तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग महिला कम हो रहे हैं सर यहाँ पे, तो हाँ, नेटवर्क बहुत बढ़िया, ठीक, कोई बात नहीं। तो इस तरह से अब ज्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे, बस इतना था कि ये कंप्लीट हो गया, सब लोगों को याद हो जाना चाहिए। देखिए, जब भी किन्हीं से पूछते हैं ना, तो जो एक बोल रहे होते हैं माइक सिर्फ उनका खुला है, जिनका माइक नहीं खुला है वो भी माइक बंद करके बोलते रहे। उससे क्या होगा, आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा, बारंबार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ऐसा करेंगे, उसमें क्या होगा, कम लोगों से पूछ करके भी सबका हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए आपने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के दौरान क्या होता है, कई छात्र ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं क्लास में, ऐसे कहते हैं समस्या उत्पन्न वाली, इनको क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कहते हैं क्लास के। समस्या उत्पन्न करने वाले जो छात्र हैं उनको कैसे शांत किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए कि हमारी कक्षा भी चले और उस बच्चे का भी भला हो जो कि गलत व्यवहार कर रहा है। तो उसके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचर ट्रेनिंग जहां भी होते हैं उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। यहाँ कहा गया कि वाचाल हो या अलग अलग तरीकों से अगर क्लासरूम में समस्या उत्पन्न कर रहे हो तो छात्रों के साथ भी व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं उनका ध्यान पढ़ाई से कुछ क्षणों तक रोक करके अध्यापक को अपनी ओर खींचनी चाहिए। उस छात्र पर ही बात कीजिए, उनसे उनका ध्यान खींचिए, सवाल पूछना तो उन्हीं से पूछिए। ऐसे में क्या होता है कि वो छात्र अलर्ट हो जाता है, उनको लगता नहीं हमें इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, थोड़ी देर शायद वो समझ जाए। या फिर जो बाधा डालने वाले 2-3 छात्र हैं आपस में बात करते हैं, किसी एक का नाम लेकर के उनसे सवाल पूछिए और जवाब नहीं देगा क्योंकि वो बात कर रहा है, तो फिर उनको ये कह सकते हैं कि एक तो आप खुद नहीं पढ़ रहे हो और आपकी वजह से दूसरों को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी समस्या हो रही है। तो आप ऐसा ना करें। शुरुआत में बहुत पोलाइटली उसको कहना है, समझाना है, समझ जाए। दूसरा तरीका यहाँ ये बताया गया है कि या तो शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और दूसरा उसी से रिलेटेड कोई और कार्य, मतलब ध्यान हटाने के लिए कोई और कार्य करना शुरू कर दे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए कोई बात कर रहा है। अगर वो बात भी नहीं है, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा, बाकी सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2-3 ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको हमने समझाया भी है फिर भी वो नहीं मान रहे, जानबूझकर बातें किए जा रहे हैं,
तो उन छात्रों को अलग अलग बिठा दीजिए, एक छात्र को यहाँ, एक छात्र को बोलिए दूसरी जगह बैठ जाए। जनरली ये इस्तेमाल जो टीचर पढ़ाते हैं ऑफलाइन वो करते हैं। अगर मान लीजिए छात्र चेतावनी देने के बावजूद यहाँ से वहां कर दिया, उसके बावजूद वो नहीं मान रहे हैं, बाधा डालते हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ समय के लिए कहा गया तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकालिए और कुछ देर बाद निकाले गए छात्र को कुछ देर बाद ही कक्षा में वापस बुला लेना है और फिर उनको हिदायत देनी है कि आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप अच्छा व्यवहार करेंगे। एक बार डांट रहे हैं तो एक बार उनको थोड़ा सा उनकी तारीफ करके कि आप अच्छा करेंगे, आप अच्छे स्टूडेंट हो, सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा करोगे, अब आप ऐसा नहीं करोगे, इसकी उम्मीद है, आप बैठे क्लास में। उसके बाद कहा गया कि बहुत सारे हो सकता है आप जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वहां आपके कोई रिलेटिव हो, ऐसे छात्र या ऐसे छात्र हो जिनसे आपका पहले से जान पहचान हो, तो परिचित छात्रों से ज्यादा संपर्क में ना रहे। छात्रों के सामने आपके जो संबंध है वो आप घर पे निभाएं। अगर वहां पर आप ज्यादा उनसे मिलेंगे जुलेंगे तो बाकी छात्र भी आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लग जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। एक मर्यादा छात्र और शिक्षक की होनी ही चाहिए। तो परिचित छात्रों से ज्यादा संपर्क टालना चाहिए। छात्रों के साथ मित्रता तो रखना है, लेकिन अपना सम्मान बनाए रखते हुए सामाजिक अंतर रखना है। किस तरह की बातें छात्रों से करनी है, किस तरह की बातों में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमारा उनके साथ बोलने का जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनके टीचर हैं और टीचर की गरिमा जो है उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। अगर आप उनके साथ अनर्गल बातें करेंगे तो बच्चे हैं वो जवाब भी अनर्गल तरीके से देंगे, फिर आपकी गरिमा खत्म होगी। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी छात्र के प्रति, चाहे वो कितना भी क्लास में बदमाशी कर रहा हो, आपने उनको सजा भी दी है, उनके प्रति मनमुटाव नहीं रखेंगे, उससे बचने की सलाह दी जाती है एक शिक्षक को कि उनके प्रति बाद में कोई मनमुटाव ना रखें। यहाँ तक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इम्पोर्टेंट है कक्षा में बैठने की व्यवस्था। टू द पॉइंट इस पुस्तक में सारी चीजें बताई गई हैं। बैठने की व्यवस्था में कहा गया पंक्तिबद्ध बिठाया जाता है, अर्धचंद्राकार बिठाया जाता है, गोलाकार बिठाया जाता है। खास करके योग में ये विधियां बहुत इस्तेमाल की जाती हैं। और कई बार इससे संबंधित सवाल अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि छोटे समूह हैं तो कैसे बिठाएंगे, बड़े समूह हैं तो कैसे बिठाएंगे। आप उनको कुछ थ्योरी समझा रहे हैं, उनको खास निर्देश अंत में दे रहे हैं, उस समय कैसे बिठाना है, ये सारी बातें पूछी जाती है। एक और बात है कि एक छात्र को कितना स्पेस चाहिए होता है योग करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यह 40 वर्ग फीट का स्पेस चाहिए होता है। ये ध्यान रखिए, कैसे 40 वर्ग फीट का होता है वो अभी आपको एक तस्वीर के जरिए समझाएंगे। कहा गया जमीन पर एक दरी बिछी होनी चाहिए तो बेहतर होता है। दरी ना हो तो जमीन अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। उस साफ जमीन पर आप एक अपना आसन बिछाएंगे, जिसको आजकल मैट कहते हैं। पहले आसन कहा जाता था, आजकल तो मैट्स आ गए हुए हैं, रबर के मैट्स आ गए हुए हैं। तो मैट्स बिछाएं, कई लोग दरी पर भी करते हैं। और मैट की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो आदर्श स्थिति बताई गई है 3 गुना 6 फीट, यानी चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए और लंबाई 6 फीट होनी चाहिए। और उसके ऊपर, उस मैट के ऊपर या दरी के ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा बिछा होना चाहिए। जैसे भारतीय योग संस्थान में से अगर आप कोई जुड़े होंगे, आपने देखा होगा, वो एक दरी बिछाते हैं। पहले तो एक पार्क में करते हैं तो एक प्लास्टिक की सीट बिछाते हैं कि पार्क में उनकी दरी गंदी ना हो जाए, या वो है ओस वगैरह गिरती है तो उससे ना हो जाए। पहले एक प्लास्टिक सीट वो बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर दरी बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर व्हाइट चादर बिछाते हैं। ये उनका स्टाइल है। लेकिन यहाँ एग्जाम की दृष्टि से कहा गया है चटाई बिछाएंगे, उसके ऊपर 3 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा एक मैट बिछाएंगे और उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछा देंगे। ये तो मैट के लिए हुआ, छात्र बैठ गए। अब अध्यापक कहाँ बैठेंगे? अध्यापक ऐसी जगह को चुनेंगे जहां से हर छात्र अध्यापक को देख पाए और अध्यापक भी हर छात्र को देख पाए। बेहतर ये होगा कि आप एक ऊंची जगह पर बैठें। अगर लंबा है, ज्यादा छात्र हैं, तो एक ऊंची जगह पर बैठेंगे तो आसान सबको देखने में और सब आपको देख पाएंगे। देखिए जैसे ये एक तस्वीर है, इसमें मैट की तस्वीर है आपके सामने।
तो मैट जो है चौड़ाई में 3 फीट होना चाहिए इस पुस्तक के मुताबिक, और लंबाई में 6 फीट कहा गया है। 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा। अब इसमें 40 फीट की बात कहाँ से आ रही है, 40 स्क्वायर फीट की बात कहाँ से आ रही है? एक सेकंड, इसको आगे बताते हैं। तो कुल क्षेत्रफल मैट का कितना हो गया? 18 वर्ग फीट हो गया। और इसी में एक एक फीट चारों तरफ बढ़ा दीजिए। एक एक फीट चारों तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 3 फीट का है। एक एक फीट बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि जब आप अभ्यास करेंगे तो हाथ भी आपका इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी पांव जा रहा है। आप अभ्यास कर रहे हैं तो आगे पीछे भी आप जा रहे हैं, तो उसका भी एक स्पेस जो है अनुमानित स्पेस मान कर लिया गया है कि 1 फीट इधर ले ले, 1 फीट दूसरी तरफ ले ले तो 5 फीट हो जाएगा। और 6 फीट का मैट है तो 1 फीट पीछे का ले ले स्पेस, 1 फीट आगे का स्पेस ले ले, तो 8 फीट हो गया। तो अब उसका स्क्वायर कितना होगा? 8 गुना 5 40 वर्ग फीट का होगा उसका टोटल स्पेस, टोटल एरिया होगा। तो इसीलिए कहा गया 40 वर्ग फीट का स्पेस रहना चाहिए। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आते हैं, अगर समूह बड़ा है, ज्यादा छात्र हैं, तो टीचर को सभी छात्रों को देखने के लिए जरूरत होती है एक मंच की। मंच का मतलब ऊंचा स्थान होना चाहिए, और ऊंचा स्थान भी ऐसा होना चाहिए, छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा स्थान होना चाहिए जिस पर कि शिक्षक चहलकदमी भी कर सके, उस पर चल भी पाए। ऐसा मंच होना चाहिए। ये एक आदर्श स्थिति को दर्शाने के लिए कहा गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर छोटा सा छात्र समूह है, उनको अर्धचंद्राकार बिठाना चाहिए। छोटा समूह है तो आधा चांद में बिठाएंगे, बीच में टीचर बैठ जाएंगे, एक साइड में, बीच में उनके दोनों तरफ से छात्र बैठ करके अर्धचंद्राकार बनाएंगे। ये छोटे समूह के लिए कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे छोटे समूह के लिए। और अगर ज्यादा है, ज्यादा स्टूडेंट है, तो पंक्तिबद्ध कहा गया है, पंक्तिबद्ध स्थिति में बिठाएंगे ज्यादा छात्र होने पर। मीडियम के लिए हो गया आपका गोलाकार। तो छोटे समूह के लिए पूछा जाता है अर्धचंद्राकार किसके लिए? छोटे समूह के लिए। बड़ा समूह है तो पंक्तिबद्ध बिठाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं कि कक्षा, यानी कि जिस हॉल में या सभागार में आप योग का अभ्यास कराएंगे, वहां पर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ऐसा कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं, बस एक बार नजर मारते हुए फिर भी चलते हैं। कहते हैं हॉल या सभागार जो भी जगह है, उसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम घुटा घुटा सा नहीं होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें लाइट वगैरह लगे हुए हो तो बहुत बढ़िया, उसमें या तो बाहर की नेचुरल लाइट आए या अंदर लाइट की व्यवस्था होनी, यानी रोशनी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, हर छात्र के हर पोस्चर को अच्छी तरह से देख पाए, उनके चेहरे को, फेस को देख पाए, ताकि पता चले किस अभ्यास के दौरान फेस किस तरह से उनका रिएक्ट कर रहा है। तो उससे फेस से भी काफी कुछ पता चलता है कि उनको किस मसल्स में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। साथ ही माहौल ऐसा होना चाहिए कि बाहर का शोरगुल वहां तक ना पहुंचे। कक्ष ऐसा होना चाहिए पूरी तरह शांत हो, बाहर हल्ला भी हो रहा है तो वहां तक आवाज ना आए, ऐसी जगह पर होनी चाहिए। आगे कहा गया है कि यौगिक अभ्यास के लिए शिक्षक का निर्देश बहुत जरूरी है। तो कैसे निर्देश दिया जाना चाहिए? निर्देश के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? कहते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि पहले तो सब छात्रों का ध्यान आपके ऊपर आ जाए। तो उसके लिए क्या कराया जाता है? योग में प्रार्थना कराई जाती है। और प्रार्थना किनके द्वारा होनी चाहिए? शिक्षक के द्वारा होनी चाहिए। जैसे ही आप उनको निर्देश देते हैं प्रार्थना के दौरान, तो सारे छात्र का ध्यान आपकी तरफ आता है, यानी कि अब उनको लगता है निर्देश यहीं से प्राप्त होने वाला, एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन जुड़ जाता है। तो सभी छात्रों का ध्यान आपने प्रार्थना करके अपनी तरफ खींचा। और उसके बाद प्रार्थना कराने के बाद की बातें हैं कि और क्या क्या चीजें, या पूरे अभ्यास के दौरान अगर आपको उनको निर्देश देना है, तो कई बार तो निर्देश छोटे होते हैं, ये करना, ये करना, ये करना, छोटा छोटा निर्देश होता है। छोटा निर्देश है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप खड़े होकर के भी उनको तारासन कराया, तारासन के बाद एक निर्देश 4 लाइन का दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लंबा निर्देश देना है, लंबा समझाना है, उनको स्पष्टीकरण देना है, तब उस स्थिति में कहा गया बिठा करके देना, फिर उनको खड़े रख करके निर्देश नहीं देना। और बिठाना भी कैसे है? अगर आप मंच पे बैठे हुए तो उनको सबको अपने पास बुला लेंगे, पास पास बैठ जाओ सारे बच्चे एक साथ।
तो आपकी आवाज भी जो है बहुत ज्यादा आपको तेज नहीं बोलना पड़ेगा और सबको स्पष्ट भी सुनाई देगा। आई कांटेक्ट भी पास रहने से बहुत आसान हो जाता है, आप सब पे एक साथ दे सकते हैं। दूसरा ये कि कोशिश करें जब अभ्यास करवा रहे हैं तो निर्देश छोटे हों और निर्देश धीमी गति से दिए जाए। निर्देश बहुत जल्दी जल्दी में, बहुत तेज आवाज में ना दिए जाए, बहुत धीमी गति से और स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। एक समय में एक ही बात का निर्देश होना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। करेक्शन करा रहे हैं तो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, करेक्शन भी जब हम कराते हैं तो एक चीज जो पहले कहा गया, बड़ी गलती जो है उसका करेक्शन कराएं, फिर छोटी छोटी गलतियों का कराएंगे। एक साथ सारे करेक्शन उनको बता देंगे, दिक्कत होगी। और कहा गया है छोटी छोटी बात और एक समय में एक बात का निर्देश देंगे। दूसरी बात कि मान लीजिए एक ही निर्देश आप दे रहे, एक ही करेक्शन आप करा रहे हैं, तो उस दौरान क्या करना, एक ही बात को रिपीट नहीं करेंगे, उसमें शब्द चेंज कर देंगे। बात वही होगी, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो निर्देश भी उसी रूप में जाएगा, लेकिन उसमें शब्द बदल जाएंगे। तो शब्दों को जब आप बदल देंगे, एक ही अर्थ वाले अनेक अनेक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों को वो कर्णप्रिय लगता है, वो बोरिंग नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है। साइकोलॉजिकली वो आपसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। अगर आपने कोई निर्देश दिया, कई बार बच्चा कहता है या स्टूडेंट कहता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो दोबारा भी उसी बात को उसी तरीके से नहीं समझाना जैसा आपने पहले समझाया, क्योंकि पहले समझाया उसको समझ में नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, शब्दों को बदल देंगे, वाक्य बदल देंगे, समझाने का तरीका बदल देंगे। अगर आप उनको कोई एग्जाम्पल से समझा रहे तो और आसान एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे चीजें बदल देंगे बात वही रहेगी, तो उसको हो सकता है दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। अब जो यौगिक अभ्यास आप कराने जा रहे हैं, उस अभ्यास की से पहले उस अभ्यास के बारे में पूरी क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से अपने छात्रों को समझा देना चाहिए, उसके बाद ही अभ्यास कराना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जनरली डेमो दिया जाता है। डेमो के दौरान एक एक गलतियों को बताया जाता है, यहाँ गलती हो सकती है, ये हो सकती है, इसको सुधार करना है। उसके बाद फिर कराया जाता है, वो अभी जब हम लोग बनाएंगे कि कैसे कराया जाता है तो उस पर आ जाएगा। यहाँ पर सवाल एक दो आया हुआ देख लेते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? 40 फीट वर्ग। दूसरा 40 वर्ग 40 वर्ग फीट। 40 वर्ग फीट। सरिता जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। 40 वर्ग फीट। छोटे छात्रों के समूह के लिए छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका है? बड़े बड़े समूह को पंक्तिबद्ध होगा, बड़े समूह का पंक्तिबद्ध होगा। अभ्यास के लिए बिछाई गई चटाई पर स्वच्छ कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 3 गुना 6 वर्ग। 3 गुना 6 का कहा गया। मैट, योग मैट्स भी कहा जा सकता है आपको। बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा संख्या है तो कैसा होना चाहिए? मंच होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इतना कॉमन है कि ये सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देंगे बाद में फिर परेशान होंगे। कक्षा बाधित करने वाले छात्र बार बार किनका माइक खुला? कक्षा बाधित करने वाले छात्र बार बार समझाने पर भी नहीं माने तो क्या करना चाहिए? पहला, कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। वाचाल छात्र को कितनी देर क्लास से बाहर करना चाहिए? थोड़ी देर थोड़ी देर बुलाना चाहिए। बुलाने के बाद उसे हिदायत भी देनी चाहिए। दोनों सही है। पूरा ऑप्शन इस तरह से है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन पूरा देखेंगे तो सही होगा। ज्यादा अब हम आते हैं बहुत ही कॉमन, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बुलाना चाहिए फिर हिदायत देनी चाहिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है, ये सभी लोगों को आता होगा, बस एक नजर जल्दी जल्दी हम निकलेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे कि पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको ज्यादा चित्त में रहेगा। किस सिद्धांत के दौरान ये बात पढ़ी हुई थी हमने? पहले तो ये बता दीजिए, देखते हैं किनको किनको। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अरे वाह, और किन्हीं को?
रुचि जी कह रही हैं, प्रियंका जी कह रही हैं, और कोई बताएंगे? सर मनोवैज्ञानिक। क्या हाँ जी बात सर। है देव जी, बहुत सुंदर है, 100 में 100 नंबर। और कोई बताएंगे? मैं बोल चुकी हूँ सर, हाँ जी सर बोल रही हूँ। यही बात, यही ना जो बाकी लोग बोल रहे हैं? हाँ जी सर। मतलब सभी लोगों का यही मत है ना? हम्म। ठीक है, कोई नहीं का मत Yes, अलग तो नहीं है? नो सर। नीतू जी, माधुरी जी, पायल जी, मैं एक एक आदमी से पूछ लेता हूँ, बाद में मत कहना कोई कि हमसे पूछा नहीं, हमें तो ध्यान ही नहीं। गलत बोल रहे हैं क्या हम? नहीं नहीं, गलत क्यों बोलेंगे? अपने पर भरोसा नहीं है? गुंजन जी, स्वाति जी, अनु जी, सुमिता जी, सिंपल जी, राम वल्लभ जी, डिम्पल जी, भारती जी, आद्रा जी, अमित जी, अतुल जी, देखते हैं, अमित जी, अर्चना जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। सब लोग एक मत सर हैं इसकी कि इसको जब हमने पढ़ा था पांचों सिद्धांत, उसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन पर हमने कहा था कि ये गलतियां अक्सर होती हैं, और उस गलती के बाद हमने क्वेश्चन में आपने जवाब दिया, हमने फिर से आपको दिखाया था कि शैक्षणिक सिद्धांत के दौरान ये बात कही गई है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दौरान था जिज्ञासा पैदा करने वाली बात, और यही गलती बार बार होती है। तो अब पूरी क्लास की गलती है ये। पूरी क्लास क्या करेंगे, अब बहुत अच्छे से इसको एकदम से कहीं नोट कर लीजिए, हरे लाल हरा पेन में नोट कीजिए कि जहां पांचों इंद्रियों को लगाने की बात आई है, वो साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसमें है? शैक्षणिक सिद्धांत में। तो एक काम करते हैं, फिर से शैक्षणिक सिद्धांत पर आते हैं हम लोग, ठीक है? मैं सुनने को उत्सुक हूं। देखिए, ये पढ़ाया था, एक बार नहीं, कल 2 बार पर, कोई बात नहीं, देखिए इसीलिए तो क्लास होती है, गलती नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगी? कल हम लोगों ने एक बार तो इसको पढ़ा था, फिर क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन के दौरान दोबारा हम यहाँ पर आए थे। शैक्षणिक सिद्धांत में साफ है, सीखना संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है, यानी रिसेप्टर्स जो हैं उस पर जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उतना ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। रिसेप्टर्स किसको कहा गया है? जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन जो है, उसको रिसेप्टर्स कहा गया है। ये शैक्षणिक सिद्धांत में है, और जितनी ज्यादा आप सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आपकी लर्निंग लंबे समय तक आपके चित्त में बनी रहेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बताइए। फिर इसी को आगे कहा गया था, अब आप लोगों ने कहा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दो ज्ञानेंद्रियां ज्यादा यूज होती है इसी में, और आंख उसके बाद और आगे कान। कहा गया था कि 2 का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहा गया था ना? अब ध्यान आ रहा है? उसमें हाँ भी जी सर, श्रवण, आ गया। आंख से देखना आंख और कान। कान से सुनना, इसका 2 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ये बात कही गई थी। हम लोग आते हैं कि आप लोगों ने कहा मनोवैज्ञानिक, तो इसलिए उसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आगे फिर गलती ना हो, एग्जाम में गलती नहीं हो, यहाँ गलती चल जाएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, साइकोलॉजिकल थ्योरी कि अधिगम यानी कि पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में होगा। अध्यापक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि छात्रों में उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक, उस विषय के प्रति रुचि पैदा हो और उत्साह बना रहे। उसके लिए क्या कहा गया? क्रिया लगातार आवश्यक है, करते रहिए, करते रहिए, ये सारी बातें थी। तो क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, ऐसी चीज थी ना, इसमें मुझे भी कई बार शुरुआत में कंफ्यूजन रही थी, आपकी सिर्फ गलती नहीं है, मुझे भी कंफ्यूजन रही थी। तो मुझे जिस चीज में मुझे ज्यादा कंफ्यूजन रही ना, उस पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ कि मेरी समस्या ऐसी रही, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये समस्या आएंगी, और ऐसा आ भी गया, इसीलिए इसको हम लोगों ने रिवीजन कर लिया दोबारा, 3री बार रिवीजन हो गया है। अब बताइए, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो अभी बोल लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किन्हीं कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर एक में आप बोले थे ना बच्चों में जैसे अर्धचंद्रकार, लेकिन अगर छात्र बच्चे नहीं जैसे कम हो तब भी तो अर्धचंद्रकार में बैठा सकते हैं। यही बात तो कही गई है, कम हो संख्या छात्रों के अर्धचंद्राकार बिठाएंगे, ज्यादा संख्या हो तो पंक्तिबद्ध बिठाएंगे। सर देखते मतलब नहीं है? 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी आसन होनी चाहिए।
ये तो एक व्यक्ति का, एक योग साधक के लिए कहा गया है कि जी जी आसन की लंबाई चौड़ाई 3 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा होना चाहिए। वही क्लियर करना चाहिए। हाँ, टोटल स्पेस कितना हो जाएगा, वो 40 स्क्वायर फीट हो जाएगा। चारों तरफ 1-1 फीट बढ़ा दीजिए तो वो हो जाएगा। ओहो, तो सही चार- सर जैसे इस बुक में है ना, वैसे ही मुरारजी देसाई में करवाते हैं, वो बीच में बैठते हैं टीचर और इस तरह से उसके बाद व्हाइट कपड़ा ऊपर रहता है, सेम सर बिल्कुल इस बुक में जैसे। हाँ, वो सुबह सुबह जो कराते हैं उसमें ऐसा करते हैं, हाँ मुरारजी जो देसाई। मॉर्निंग में जो जनरल चलता है। खैर, तो अभी बताइए कि ये गलती जब कल भी बताया था तो ये गलती क्यों हुई? क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह रही है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा नहीं हूँ? सर, रिवाइज नहीं किया वो नहीं सर, ऐसे रिवीजन नहीं, की गलती ऐसी रही। बात नहीं। क्योंकि ना मुझे हाँ, दुख सर। होता है कई बार कि सैटरडे को इसको 2 बार रिपीट किया, क्वेश्चन के दौरान रिपीट किया, तब भी ये गलती हो गई। अब बताइए कि जो 25 लोग या 26-28 जो भी लोग हैं उनसे गलती हो गई जो क्लास में सुन रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता जो 28 लोग या कितने लोग हैं, 30 लोग जो भी हैं, वो पूरी तरह से मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया वो तो वीडियो देखेंगे नहीं, उनके साथ क्या होगा? ये दिक्कत होगी। तो अब मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट स्पेशली कहीं नोट कीजिए, कहीं आप जो अपना नोट्स बनाना है अपना नोट्स जरूर बनाइए, अपना नोट्स एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। यस सर, उसमें इस बात को जरूर लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग अब जो साधन हम लोगों ने देखा 5 सेंस ऑर्गन वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 जो ऑर्गन हमारे सेंस ऑर्गन है, एक सुनना और एक देखना, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जैसे अभी भी आप लोग 2 इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हैं, देखने और सुनने का। लिखने का बीच में कभी कभी आप करते होंगे। तो इस 2 साधन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से बहुत सामान्य है? दूरदर्शन हो गए। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन हो गया, उसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी है, यानी पिक्चर देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण हो गया कि दोनों ड्वेल हो गया। रेडियो में आप सिर्फ श्रव्य साधन है, सिर्फ आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ये दोनों साधन जो है सबसे ज्यादा छात्रों तक पहुंचने का माध्यम है। अब आगे कहा गया कक्षा के अतिरिक्त अभ्यास छात्रों को हमेशा क्लास के बाद भी अपने अभ्यास को घर पर दोहराना चाहिए और टीचर की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो अभ्यास आपने किया है उसको घर पर भी दोहराए। देखिए जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया, श्रव्य दृश्य सामग्री है। कितना आसान सवाल है। श्रव्य दृश्य सामग्री, ये बड़ा सवाल है। टेलीविजन। नहीं, अरे रुकिए तो सही, पूरा सवाल ऐसे है। अब बताइए, ये देखिए कंप्लीट सवाल है। अब 5 चीजें आपको दी गई। दृश्य टेलीविजन और वीडियो। ई ऑप्शन होगा सर, केवल ए ए और ए और ई, केवल ए और ई, सी वाला ऑप्शन होगा, जिसमें श्रव्य भी है, सुन भी रहे देख भी रहे। तो 2 ही है ना, एक टेलीविजन में एक वीडियो में। बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ आप देखते हैं, सचित्र पाठ्य पुस्तक में सिर्फ देख रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में सिर्फ सुन रहे हैं। लेकिन ए और ई में यानी टेलीविजन वीडियो में दोनों है। कितना आसान सवाल है। थोड़ा सा चित्त शांत करेंगे जवाब मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञानेंद्रिय वाला थोड़ा सा और उसको जो अभी हमने पढ़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। योग अध्यापन के दौरान साधन और उन साधन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहा गया है कि अध्यापन के दौरान अध्यापक को जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उस साधन को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो मोटर और ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। मोटर मतलब मोटर नर्व्स की बात आती है। मोटर नर्व्स आप लोग अभी पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम में आएंगे, तो मोटा मोटा जो है मैंने भी बताया था, गुलशन सर ने भी बताया। मोटा नाम मोटा मोटा पढ़ा दिया। मोटा मोटा क्या है एक बार बताइए, मोटर नर्व्स का क्या वर्क क्या है एक बार ये बता दीजिए। हाँ प्रियंका जी बताइए जरा। सर जब हम मोटर नर्व्स के काम देखते हैं तो हमारे मसल टू ब्रेन और ब्रेन टू मसल जो हमारे संदेशों को पहुंचाता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हुआ इफरेंट और एफरेंट के माध्यम से। इफरेंट मतलब कि आपको कहीं टच हुआ, गर्म है, तो वहां से तो मैसेज गया और वो मैसेज यहाँ आए कि गर्म है तो हाथ हटाओ।
रिफ्लेक्स जिनको एक्शन। हाँ जिनको मोटर नर्व्स में दिक्कत होती है ना, उनको अगर यहाँ चींटी भी चलने लग जाए ना, तो उनको बहुत ज्यादा लगता है चींटी तो है, फिर वो एक्शन नहीं कर पाते, हटाना है क्या करना, उनको दिक्कत होती है। तो मोटर नर्व्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अध्यापन में मोटर नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप सुन भी रहे हैं फिर रिप्लाई भी कर रहे हैं, सही या गलत जो भी आप रिप्लाई, मतलब टीचर से आप जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कही जा रही है, ज्ञानेंद्रिय की बात कही जा रही है, सेंस ऑर्गन की बात की जा रही है कि दोनों से जोड़ करके पढ़ाई, देखिए पढ़ाई में कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित साधन, और जैसे कि अब कहा ज्ञानेंद्रिय ये हो गए, उससे संबंधित साधन हो गए। कान है, कान के लिए कौन कौन से साधन हो, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो, कान मतलब जो सुनने वाली चीज है उसकी बात है। आंख है, आंख के लिए कितने हो गए, कोई तस्वीर लगा रहे, सिनेमा दिखा रहे, कैमरा दिखा रहे, ब्लैक बोर्ड दिखा रहे, व्हाइट बोर्ड दिखा रहे, स्मार्ट बोर्ड भी आजकल आ गया हुआ, बुलेटिन दिखा रहे, चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो अलग अलग हुआ, कान के लिए साधन, आंख के लिए साधन। और अगर सिर्फ ऐसा हो कि जिसमें दोनों मिक्स हो तो दूरदर्शन होगा, जिसमें वीडियो है, ऑडियो वीडियो दोनों है, उसको दृश्य श्रव्य साधन कहेंगे। अन्य गतिविधियां भी हम कराते हैं जिससे मोटर नर्व्स और आपके सेंस ऑर्गन जो है वो एक्टिव होते हैं और उससे सीखने में ज्यादा मदद मिलती है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेंस ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो ज्यादा सीख पाएंगे। जैसे शैक्षणिक दौरा कहीं का करा दिया, अगर आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी थे और वो रहते थे, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद के किसी आश्रम में रहते थे, तो उनको बारे में बता दिया, वो उस आश्रम में अगर हम ले जा करके वहां पर चीजों को दिखाएं तो वो चीजें ज्यादा आपके सेंस ऑर्गन्स उसको कैच करके रख पाएंगे। और सिर्फ ऐसे ही क्लास में पढ़ा दिया तो उसके मुकाबले वो ज्यादा बेहतर होगा। तो शैक्षणिक दौरा या किसी योगी के बारे में बता रहे, उस योगी की जगह पर ले गए, वहां जाकर के अगर कोई कहानी आप सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो ज्यादा समय पर आपके मस्तिष्क में रहता है। अन्य तरीके भी है, समाचार पत्र है, किताबें हैं, आजकल यौगिक ड्रामा भी इस्तेमाल होने लगा है। अब एक बात और कही गई है, चित्र साधन कहते हैं ना, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। कोई एक तस्वीर आपको दिखा दे और शब्द उसमें ना भी बोले तो वो चित्र बहुत कुछ कह देता है। तो ये भी हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो चित्र को भी कक्षा में पढ़ाने के दौरान, अध्यापन विधि के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक बढ़िया साधन माना जाता है। और इस व्यवस्था में हठयोग का अभ्यास अपवाद नहीं हो सकता। हठयोग का अभ्यास का मतलब है कि कोई योग का तस्वीर अगर आप लगा दे और तस्वीर को दिखा करके भी आप अगर बता दे पोस्चर ये करेक्ट होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अश्व संचालन में हैं तो अश्व संचालन में घुटना आपके बाहर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए, तो बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। कि आपने वहां पर एक लकीर बना करके तस्वीर दिखा करके बता दिया तो देख करके बहुत कुछ समझ में आ जाता है, दो लाइन बोलेंगे नहीं कि चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इस लाइन को देखिए, लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है, चित्रों को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखना है। ये नहीं कि आप फोटो ले गए, तस्वीर ले गए, आपने लटकाया, देखो बच्चों ये है, ऐसे सुसंचालन करना चाहिए, घुटने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, घुटना आगे नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कहा ठीक है समझ गए, चलो अब इसको लपेट के रख दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, कहते हैं उसका तरीका है प्रभाव ज्यादा डालने के लिए, चित्र को लटका दीजिए, बहुत अधिक समय तक वो तस्वीर लटकी रहनी चाहिए और बाद में उसका जो है चित्र का विस्तृत वर्णन करते हुए उसको समझाइए। तो बहुत अधिक समय तक लटकाना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कहते हैं अध्यापन के दौरान जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो साधन इस्तेमाल करते हैं, उसके लाभ क्या है? कहते कक्षा के दौरान जो भी मुश्किल विषय होता है उसको समझाने में आसानी होती है। जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको हार्ट का जो है एक बढ़िया सी तस्वीर आपके सामने आ जाए या एनिमेटेड हार्ट की तस्वीर आ जाए कैसे काम करता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। और जब एक कक्षा में आप एक से ज्यादा साधनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे साधन का, तो छात्रों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही कक्षा में बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल कर देंगे, वो भी हौच पौच की स्थिति होती है। वो देखना होता है कि टॉपिक क्या है और उसमें कितने साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि बैलेंस रहे। तो बहुत ज्यादा साधनों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है, छात्रों का ध्यान कक्षा से नहीं हटता है, उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। ये साधन क्या होता है, छात्रों को व्यस्त रखते हैं और उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, सोचने लगते हैं उस साधन के बारे में, तो उस क्लास से जुड़ते, उस टॉपिक से जुड़ते हैं।
और यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इस तरह से जब आप सीखते हैं, लर्निंग होती है, तो उस ज्ञान का प्रभाव मन मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई। जो ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको जितना आपने इन्वॉल्व कर लिया, अब जो आपकी लर्निंग हो रही है वो आपके लंबे समय तक रहेंगी। बहुत सारी चीजें जब आप अभी याद करोगे, बचपन से जो पढ़ा है, तो सारी चीजें याद नहीं है, लेकिन अगर किसी टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, कोई ऐसा अलग सा यूनिक सा एग्जाम्पल दे करके, वो आपको आज भी एग्जाम्पल याद रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जो आप पाठ का आपका उद्देश्य है पढ़ाने का, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, आसानी होती है। जैसे मैं आज अपने पाठ उद्देश्य को, जो मैंने पहले पढ़ाया सैटरडे को, उसको पूरा करने में असफल रहा, क्योंकि मैंने जो शैक्षणिक सिद्धांत में बताया, मैंने जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बताया, वो मिक्स हो गया 2 बार बताने के बावजूद। तो इसका मतलब मुझे कुछ साधन का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज की क्लास में वो उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने के बाद आपसे गलती हुई, और गलती होना कोई अपराध नहीं है, गलती हुई कोई बात नहीं। गलती होने के बाद जब आपको दिखाया गया कि नहीं ये गलत आपने कहा, सही ये है और आगे भी ऐसी गलतियां होती हैं, तब आप जाग गए होंगे, तब आपको लगा होगा नहीं अब इसको नोट करता, अब ये गलती नहीं करनी है। तब अब आज जाकर के ये उद्देश्य पूरा हुआ। साधनों का मूल्यांकन छात्रों द्वारा हो जाता है कि साधन प्रभावशाली रहा या नहीं, क्योंकि जो साधन का इस्तेमाल टीचर कर रहे हैं उनको तो पता चलेगा नहीं कि मूल्यवान रहा या नहीं। कैसे पता चलेगा? तो छात्रों का जो रिएक्शन होगा, छात्रों के चेहरे पे खुशी होगी, वो समझने का, जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तुरंत तुरंत जवाब देंगे वो, तब टीचर को लगेगा कि हाँ ये साधन प्रभावशाली रहा। अब अध्यापन विधियों का चयन और उसको तैयार करने का तरीका बताया जा रहा है आगे। यहाँ तक बहुत कॉमन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आसान था। हाँ, अब अध्यापन विधियों का चयन और उसको तैयार करने का तरीका देखते हैं। जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको अध्यापन विधि चुननी होती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई एक विधि आप चुनते हैं, और जिस विधि को चुनते हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए आपने लेक्चर विधि चुना कि आज हमें लेक्चर देना है, तो लेक्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उसको कैसे इंटरेस्टेड बनाए रखें, उसमें कौन सी कथा कहानी ऐसी जोड़ दें कि लोग बोर ना हो। उनका ड्यूरेशन आपको फिक्स करना होगा, उसको पहले कौन से बात रखनी चाहिए इंटरेस्ट जगाने के लिए, बीच में कौन सा पोर्शन रखना चाहिए डिटेल में, लास्ट में समरी कैसे बतानी चाहिए, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। और आपका जो टॉपिक है उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बात कही गई है, साधनों का अधिक प्रयोग टालना चाहिए। जो अभी बात ऊपर हो रही थी कि एक साथ बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि आपने प्रोजेक्टर भी चला दिया, टेलीविजन भी चला दिया, ऑडियो भी एक सुना दिया रिकॉर्डिंग करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो तस्वीर भी आपने दिखा दी, एक साथ बहुत सारे साधनों का प्रयोग टालना चाहिए। कक्षा में साधन के इस्तेमाल से पहले उसकी विधिवत जांच पहले ही कर लेनी चाहिए, कि आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो प्रोजेक्टर को पहले ही चला करके एक बार चेक करवा लिया कि हाँ प्रोजेक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं। उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। आप जिस टॉपिक को लेकर आए, जितना समय दिमाग में बिठा करके आए हैं, उतने समय में आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। साधनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब छात्र उस साधन को अपनाने के लिए तैयार हो। आप कोई ऐसे साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्र उससे अवेयर ही नहीं है पहले से, और वो कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है उस साधन के बारे में, तो ऐसे साधन बेकार माने जाएंगे। क्योंकि साधन इस्तेमाल क्यों हो रहा है? छात्रों को बेहतर तरीके से उस विषय को समझाने के लिए। अब कहा गया साधनों के विषय को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना चाहिए। साधन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उस विषय, उस टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना चाहिए, ये नहीं कि एक साथ ही सब कुछ बोल दिया। और कक्षा के अंत में क्वेश्चन आवर जरूर रखना चाहिए, कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, चर्चा करनी हो तो आप चर्चा कीजिए। और साधन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा खर्च ना हो। अब ये डिपेंड करता है, योग वालों के पास, जिनके पास बहुत पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे, पढ़ा लेंगे। और जिनके पास नहीं है वो उतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो अत्यधिक खर्च ना हो, इस पर भी ध्यान देना। आप अपनी क्षमता अनुसार ही खर्च करें। साधनों के विभिन्न प्रकार, एक बार बस तस्वीर देख, ब्लैक बोर्ड जो कि बचपन से हम लोग देख रहे हैं, ये बुलेटिन बोर्ड है,
बुलेटिन बोर्ड भी हम लोगों ने देखा हुआ है। ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार रिसर्च में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सचित्र पाठ पुस्तक होता है, यहाँ मैंने आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वाली पुस्तक है उसको लगाया हुआ है, बिहार स्कूल ऑफ योग का। इसके अंदर जो तस्वीरें बनाई गई हैं, तस्वीर के साथ समझाया गया है। एक मैग्नेटिक बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बोर्ड के पर मैग्नेट लगा करके उसको किसी टॉपिक को चिपकाया जाता है। यौगिक मॉडल कोई हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पद्मासन या ये सिद्धासन में बैठे हुए, इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कोई मॉडल बना करके। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर में भी दो आगे, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एक नीचे रखने वाला प्रोजेक्टर होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। दीवार पर आप पोस्टर लगा करके, हर योग संस्थान में आप देखते होंगे सूर्य नमस्कार के पूरे सभी स्टेप्स के पोस्टर लगे होते हैं। योग की कोई एक अलग अलग जो आसन है उसकी तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ शीर्षासन की तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल, ये श्रव्य साधन में है। ग्रामोफोन का इस्तेमाल, अब तो इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, पहले इसका इस्तेमाल होता था, एग्जाम में क्या पता पूछ ना दे। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जब बहुत बड़ी भीड़ होती है, 1000 की भीड़ है, बाबा रामदेव जी करा रहे तो उनको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। टेलीविजन का इस्तेमाल ऑनलाइन कर रहे हैं, किस आजकल स्मार्ट टीवी आ गया, टेलीविजन में जो है लगा दिया कनेक्शन और उसके थ्रू एक बड़ी स्क्रीन पर देख करके हम अच्छे से योग का अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो सीडी के, अब तो इसका भी इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, वीडियो सीडी का अब तो अलग ही आ गया है, पहले इसका भी इस्तेमाल होता था। अब मोटर नर्व्स की बात आ रही है। मोटर यानी मोटर नर्व्स के द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो मोटर नर्व्स में आपने पढ़ा हुआ है, जो आप कह रहे थे अभी, कि तुरंत प्रतिक्रिया देना। जिसका मोटर नर्व्स बहुत अच्छा होगा वो बहुत अच्छा कैच करेगा, बहुत अच्छा आपको तुरंत रिप्लाई भी करेगा, बेटर रिप्लाई, बेटर उनकी कैचिंग कैपेसिटी होगी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, एक बार सुन करके उनको बहुत कुछ याद आ जाता है। आपने एक लाइन बोला, वो 4 लाइन और समझ लेंगे उस विषय से संबंधित पॉजिटिव चीजों को। तुरंत जो आपने कहा वो उनको याद हो जाता है। आप पूछें दोबारा, जैसे कि एक उदाहरण अगर लिया जाए अध्यात्म की दुनिया से, तो वहां पर नचिकेता और यम का संवाद हो रहा है, जो आप उपनिषद में पढ़ेंगे। तो केता ने कहा अग्नि विद्या हमें बताइए, अग्नि विद्या क्या होता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यमराज जी अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, अग्नि विद्या में कैसे यज्ञ कुंड होने चाहिए, कितनी ईंटों का इस्तेमाल होना चाहिए, संविदा जो है वो कैसे होनी चाहिए, अग्नि कैसे उसमें प्रज्वलित करना, सारी विधाएं उनको बताई, मंत्र वगैरह सारा कुछ बता दिया। सारा बताने के बाद उनसे तुरंत पूछा कि मैंने जो अभी बताया क्या समझे, मुझे बताओ। तो हूबहू जैसा यमराज ने कहा था वैसा ही नचिकेता ने पूरा हूबहू सुना दिया उनको। तो मोटर नर्व्स उनका सोचिए कितना एक्टिव, कितना स्वस्थ था। तो उस पर खुश होकर के यमराज जी ने क्या किया, उनको अपने गले की माला दे दी कि ये अलग से 3 वरदान तो है ही हमारी तरफ से, अलग से तुमको जो है हम ये दे रहे हैं। उसके साथ ही अग्नि विद्या का नाम जो है नचिकेता विद्या कर दिया कि एक और मेरी तरफ से जो है तुम ये वरदान ले लो, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ लो कि आज से अग्नि विद्या को नचिकेता विद्या के नाम से जाना जाएगा। अग्नि विद्या का मतलब हुआ कि यज्ञ करने की पूरी विधि विधान के साथ, यज्ञ के कुंड की साइज और उसके स्ट्रक्चर से लेकर के सारा ज्ञान जो है वो अग्नि विद्या है। तो उसके बारे में बताया था, यानी मोटर नर्व्स उनका बहुत एक्टिव था। तो जो जिनका मोटर नर्व्स बहुत एक्टिव होगा, सुने हुए ज्ञान को तुरंत प्राप्त करता है और विलक्षण प्रतिभाशाली उनको माना जाता है और उनके मेमोरी में आ जाता है, पूछेंगे तुरंत वो बता देगा। अब इसमें कहा गया कि मोटर नर्व्स के द्वारा कैसे संवेदी ज्ञान और करवाना है, कैसे उनके मोटर नर्व्स को और जगाना है, कैसे बढ़ाना है। तो कहा गया है कि अगर कोई योग का अभ्यास आप उनको सिखाने वाले हैं आज, तो उसका एक डेमो क्लास, मतलब डेमो उसका देना होता है। तो डेमो कहा गया, एक तो ऐसा होता है एक छात्र को ले आए, उनको बताया और उनके साथ में जो है हम उस पर इंस्ट्रक्शन देते गए, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है सूर्य नमस्कार। लेकिन इस पुस्तक में लिखा हुआ, और ये बहुत हद तक साइकोलॉजिकली काम करता है, कि अगर टीचर खुद से उस अभ्यास को करके बता रहे हैं तो छात्रों पर उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इसका ध्यान रखें, यानी प्रदर्शन अध्यापक खुद करे तो बेहतर स्थिति होगी। अब अध्यापक को कोई दिक्कत है,
तो वो छात्र से करवा सकते हैं, लेकिन बेटर स्थिति खुद प्रदर्शन करना है। टीचर प्रदर्शन करने से छात्रों में एक अलग ही उत्साह आता है कि हमारे शिक्षक भी जब इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, एक उनको प्रेरणा मिलती है। ये मैंने कई बार देखा है। कई बार देखा ना, जब आप खुद करते हो तो आजकल थोड़ी इसमें कमी आती है, लेकिन जो करते हैं, अब जसदेव जी अपना रहे हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। प्रदर्शन के ठीक बाद अध्यापक को उस अभ्यास से संबंधित मूलभूत चीजों को स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। मूलभूत चीजें क्या होती हैं? आपने प्रदर्शन किया, आपको ये बताना है कि इसमें पोस्चर करेक्शन कैसे किया जाए, कौन सा पोस्चर गलत माना जाएगा, कौन सी गलतियां अक्सर लोग करते हैं, किनको ये अभ्यास करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ये भी बताना है। साथ ही अगर और अध्यात्म में और अच्छे से उसमें जाए तो किस मसल्स पे प्रभाव आता है वो भी बताना है, साथ ही किस चक्र पे उस आसन का प्रभाव पड़ता है उसको भी बताना है। ध्यान उस समय उसका कहाँ होना चाहिए ये भी बताना है। तो जब सारी बातें आप कंप्लीट बता देते हो मूलभूत चीजों से लेकर के, तो अभ्यास कंप्लीट माना जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें से दृश्य श्रव्य साधन कौन से हैं? टेलीविजन। टेलीविजन। बहुत आसान सवाल, बहुत सुंदर, टेलीविजन है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। चित्र को कुछ देर लटका कर रखें, चित्र को बहुत अधिक समय तक लटकाएं, चित्र का विस्तृत वर्णन करें, चित्र का विस्तृत वर्णन, 2 और 3। चित्र को बहुत अधिक समय तक लटकाए 2। सर ऑप्शन 3 और 4 हो सकता है, लटका के छोड़ दें। 3 और 4 है। नहीं, देखिए एग्जैक्ट कई बार जब एमसीक्यू आप करते हैं ना, तो एमसीक्यू में टू द पॉइंट ज्यादा देखा जाता है। वैसे आप कहोगे कि नहीं, अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, लंबा लिख रहे हो, तब तो चित्र को सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ शब्द लगा हुआ है, सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए, तो ये नहीं है ना, विस्तृत वर्णन भी तो करना पड़ेगा ना। 2 और 3 होगा। ठीक है माधुरी जी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक, ऐसे ही बोलिए। गलतियां होंगी तो समझ में आएगा कि गलती क्यों हुई है, तो उसको हम लोग अभी सुधारते हुए चलेंगे। कक्षा में प्रश्नोत्तरी का समय सामान्यतः कब रखना चाहिए? 4 ऑप्शन। क्रिया के अंत में रखना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो बीच में भी आप प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी सबका नहीं, किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट है वो ले रहे हैं तो बीच में भी ले सकते हैं। अदरवाइज क्रिया के अंत में सामान्य नियम यही है, हम रखेंगे। अब आगे कह रहे हैं योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला। छात्र के लिए भी शिक्षक के लिए प्रश्न पूछने की कला देखिए। मान लीजिए हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी कई बार पूछ लेते हो, तो जनरली ये तो टीचिंग है, तो टीचिंग मतलब टीचर की साइड से ही है कि टीचर को कैसे प्रश्न बनाने चाहिए, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वो तरीका भी बताया हुआ है। कहते प्रश्नोत्तरी से शिक्षक को पता चलता है कि छात्र को वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो विषय समझ में आया या नहीं आया। इसलिए प्रश्न जो है, प्रश्नोत्तरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें? अध्यापन में। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन प्रश्न अनुभवी छात्रों से और सरल प्रश्न कमजोर छात्रों से पूछना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो छात्र है किसकी कैपेसिटी कितनी है, और धीरे धीरे जब आप पढ़ाते हो आपको पता चल जाता है। कठिन सवाल अगर तेज विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी से पूछेंगे तो उनका उत्साह और बनेगा, और उनसे सरल सवाल पूछ लेंगे, लगेगा ये क्या, ये तो हमें पता ही था, ये तो क्या सवाल, अच्छे नहीं पढ़ाते, उनका उत्साह बढ़ेगा नहीं। और अगर जो कमजोर छात्र हैं उनसे सरल सवाल की जगह कठिन सवाल पूछ देंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, उनका उत्साह तब भी ठंडा पड़ता है, उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। तो उनसे सरल प्रश्न पूछना है ताकि जवाब दे पाए, उनका उत्साह बने कि और इससे ज्यादा हमें आगे बढ़ना है। ये सिद्धांत आप लोग भी अपनाइएगा। योग प्रशिक्षक साथी जो सवाल पूछें विनम्रता पूर्वक पूछें, यानी गुस्से में सवाल पूछ रहे हैं नहीं, विनम्रता पूर्वक सवाल पूछें। और जो पाठ आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उस समय भी सरल प्रश्न पूछें उस समय, और बाद में जब आपने पाठ को पूरा पढ़ा दिया तो बाद में कठिन प्रश्न पूछें।
ये नियम बहुत जरूरी है और ये ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत तो है नहीं, कॉमन सी चीज है। अब प्रश्नोत्तर का कालांश जो है वो जरूर रखना है। कब रखना है? लास्ट में रखना है, ताकि छात्रों को कोई समस्या हो वो पूछ पाए, उनको मदद मिलती है छात्रों को, तब आपका उद्देश्य पूरा होगा पढ़ाने का और आपको भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाया वो कितना सफल रहा या नहीं रहा। अब कहा गया प्रश्नोत्तरी के लिए किन किन बातों का ख्याल रखें। प्रश्नोत्तरी तो ऊपर देख लिया, उसके बाद देखते हैं कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। कि कोई चुप है, बहुत लोग चुप होते हैं। जैसे मैं YCB में पढ़ाने जाता हूँ ऑफलाइन, तो उसमें क्या हुआ कि सब बहुत अच्छे से, एक छात्र था बेचारा बहुत अच्छे से देख रहा था, मैं ये गौर कर रहा था कि वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो देख रहा है, वो कहीं ना बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जब सबसे पूछ रहे हैं एक साथ जब सवाल का जवाब होता है तो उसमें 5 आपके सही जवाब देते हैं और 15 अगर गलत भी जवाब दे रहे हैं, उनके पीछे पीछे बोल रहे हैं, पता नहीं चलता किसने सही बोला गलत, लगता है पूरी कक्षा को आ रहा है साथ साथ बोलने पर। फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें रोक रोक करके अपने बुद्धि लगाता हूँ, किनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनसे पूछता हूँ, तो पता चलता है एक एक में कि हाँ इनको समझ में नहीं आया। उस छात्र से मैंने पूछा, उसने जवाब दिया ही नहीं। अष्टांग योग क्या है, कितने अंग हैं? 8 अंग। उस 8 अंग का, चूंकि वैसे भी के बच्चे थे, पहले कभी योग में था नहीं, उसने जवाब दिया नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा कि तुम मेरे साथ साथ पहले तो रिपीट करो, 8 अंग को एक एक करके उसको रिपीट कराया। फिर उसका उत्साह वर्धन किया कि तुम सवाल पूछने से घबराओ मत, ये मत सोचो पूछने से कोई हंसेगा, और मेरी क्लास में कोई किसी पर नहीं हंस सकता है, हंसेगा तो सब साथ में हंसेगा, कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा। और ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ पता है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता होंगी, बहुत सारी चीजें दूसरे बच्चों को नहीं पता है, वो तुम्हें पता होंगी। जो तुम्हें पता है उनको नहीं पता, उनको पता है तुम्हें नहीं पता है, तो घबराना क्यों, डरना क्यों? तुम पूछो मुझसे सवाल, खुल के पूछो और अच्छे से इतनी आवाज में पूछो मुझ तक आवाज आ पाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखे। अगले ही दिन से उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया और जवाब देना भी शुरू किया और उसका उत्साह बढ़ा। तो इस तरह से प्रोत्साहित करना, ये नहीं करे तुम पूछते ही नहीं, अब उसको हतोत्साहित कर रहे हैं गुस्से में आपको लगता है हमने पढ़ाया और इसको तो समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है, इसको क्यों नहीं आ रहा है। ये अप्रोच नहीं रखना है। हाँ, अगर वो बदमाशी कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उसका ऊपर जो उपाय बताया गया उस उपाय का इस्तेमाल कीजिए। आगे कहा गया छात्रों के छोटे और हल्के प्रश्न अगर वो पूछता है तो उस पर ना हंसेंगे, ना उनको हतोत्साहित करेंगे, ना ही उनका मजाक उड़ाएंगे। तो छोटा सवाल, हल्का सवाल पूछ दिया तो भी उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनको डांटना नहीं है। कोशिश ये करनी है क्लास में जितने बच्चे हैं सभी आपके चर्चा में, प्रश्नोत्तरी में शामिल हो। ऐसा नहीं कि जैसे हर क्लास में ऐसा होता है 2-4 बच्चे ही जवाब ज्यादातर दे रहे होते हैं। इस क्लास में भी, अभी भी ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा होता है कि ज्यादातर जो बोल रहे हैं वही बोल रहे होते हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे होते। तो इंट्रोवर्ट ना बने, एक्सट्रोवर्ट बने जहां बनने की जरूरत है। और ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो कुछ ही छात्र का सिर्फ ना पूछे, उससे अलग अलग लोगों का नाम लेकर के सवाल पूछें। ये भी ध्यान रखना है कि चर्चा सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु तक सीमित हो, बिंदु से ना हटे। अब टॉपिक कुछ है, योगाभ्यासों का अध्यापन विधि, अब आप कुछ और सब्जेक्ट लेकर के बिना मतलब का बहस करने लग जाए तो वो गलत है। तो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर सीमित रहें, और अगर कोई अलग से सवाल पूछ रहा है तो उनको कहें कि क्लास के बाद या इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब जिस विषय को लेकर के आप पढ़ाने जा रहे हैं अध्यापक को उसका पूरा ज्ञान बेहतर तरीके से होना चाहिए, पहली बात। और अगर गलती से भी किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जान रहे होते हैं उस विषय से संबंधित, तो उनको निसंकोच कह देना चाहिए कि अभी मैं ये चीज नहीं जानता हूं, बताने में असमर्थ हूं, बाद में इसको पता करके मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, अगली कक्षा में उस बिंदु पर हम जरूर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सवाल पूछा और आपको नहीं आता और गोल गोल घुमा करके आप सोच रहे कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, आप गोल गोल घुमाने लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे समझदार हैं सब, उनके ऊपर आपका गलत असर पड़ेगा। अब छोटे बालक होते हैं, वो ज्यादा परिपक्व होते नहीं, मैच्योर होते नहीं, तो समूह चर्चा में पूरी तरीके से वो हिस्सेदारी ले पाए, ये उनमें नहीं होती परिपक्वता। तो उनको समूह चर्चा में शामिल ना करके उनको दूसरे तरीके से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
क्योंकि उनके अंदर की कैपेसिटी को, उनके अंदर की क्वालिटी को आपको बाहर लाना है, तो अलग अलग तरीका आप अपना सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं उनको ग्रुप डिस्कशन में अगर वो नहीं खुल के बोल पा रहे हैं तो दूसरा तरीका अपनाएं। दूसरी बात है कि प्रश्नोत्तरी का समय भी कहा गया मर्यादित रखना है। सिर्फ प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा करनी है, कम महत्व के प्रश्नों को कम समय देना है, बहुत महत्व का प्रश्न है उसको ज्यादा समय देना है। वो टीचर की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जब वो सब्जेक्ट को पढ़ाने आते हैं उनको पता होता है कौन सा इसमें बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा हल्का है, तुरंत देकर निकल जाना है। जैसे श्रव्य और दृश्य साधन है, हल्का है तो उसमें जल्दी निकलेंगे। जैसे सिद्धांत पढ़ना है, 5 सिद्धांत है आपके, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, उसको ज्यादा समय देना है। अब आगे कहते हैं प्रश्न पूछने से क्या फायदे होते हैं। प्रश्न विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करता है, उसमें इंटरेस्ट जगाता है, रुचि बढ़ाता है, छात्रों के अंदर भी प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद कहते हैं उससे शिक्षक अपने बच्चे की क्षमता को कितना सीख पाया, अधिगम कितना हुआ, लर्निंग कितनी हुई, उसको समझ पाते हैं। बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसको भी समझ पाते हैं, और ये समझ पाते हैं शिक्षक कि हमने जो बात कही कितना उनके अंदर सही से गया, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। और उसके साथ साथ क्या होता है, कई बार सवाल पूछने पर भी आप जागते हो, आप जो पढ़कर गए उसमें नया ज्ञान भी आपका जुड़ता है सवाल पूछने से। सवाल अच्छे होंगे तो आपकी क्वालिटी, जो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ, आपने इतना पढ़ाया, सवाल ऐसा पूछ दिया कि जो एक्स्ट्रा आपने पढ़ा है उस ज्ञान को भी ला करके वहां रखना है, तो आपका भी रिवीजन हो रहा है, तो नया ज्ञान भी जुड़ता जाता है। शिक्षक को पता चलता है कि उसका प्रशिक्षण सफल रहा या नहीं, और विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सक्षम बनाने में भी प्रश्नोत्तरी से मदद मिलती है। आगे प्रश्नों के प्रकार बताए गए, यह भी बहुत कॉमन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। प्रश्नों के प्रकार एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार 7 प्रकार के प्रश्न बताए गए। यहाँ पर पहुंचे तो बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में इस लाइन को नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, जो आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो, कि प्रश्नों के 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्रस्तावना वाले सवाल प्रश्न, प्रश्न बनाना, अब देखेंगे इसको डिटेल में भी देखेंगे। विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, बोध कराने वाले प्रश्न होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, और सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न होते हैं। इस तरह से 7 प्रश्न है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला जो है प्रस्तावना वाला प्रश्न, उसको कैसा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कक्षा शुरू की, हमने कहा आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ाएंगे, तो अब पढ़ाएंगे, हमने कहा अब जितने लोग हैं क्लास में बताएं, आप में से हैंड रेज करें, मेमोरी से आप क्या समझते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें ये पता चलता है कि पहले से जो छात्र हैं उनको कितना ज्ञान है, या चेतना पढ़ा रहे हैं, चेतना के बारे में आप क्या समझते हो, सवाल से ही शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान कितना है। अब जैसे मान लीजिए आसन पढ़ाना, योग पर आते हैं, तो आसन के बारे में आप क्या समझते हो, इस तरह का प्रश्न पूछना, ये क्या हुआ, प्रस्तावना वाला, एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, और पूरी कक्षा में अगर 40 लोग हैं तो 40 के 40 से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। पता चला कि पूरी कक्षा सवाल पूछने में भूमिका में ही निकल गई। 1-2 सवाल पूछा, 1-2 लोगों से, 3 लोगों से पूछा, और फिर तुरंत आपने अपने कमांड में ले लिया, अब आप बोलेंगे। प्रश्न बनाना, प्रश्न बनाने से क्या तात्पर्य है, यह विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है। विद्यार्थी को भी और शिक्षक को भी। जैसे विद्यार्थी को आगे बढ़ा, शिक्षक अपनी भी एबिलिटी बढ़ती रहती है। किसी विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा किसी विषय में उनको और आगे करना है, पुश करना है, उनमें उत्साह जगाना है, तो प्रश्न बनाना पड़ेगा। जैसे कि प्रश्न बनाने से मतलब उनके अंदर क्वेश्चन पैदा करना। जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो डायबिटीज के बारे में उनसे पूछेंगे कि डायबिटीज जो है वो पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ है समस्या, इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज से होता है,
अब उनसे पूछ रहे हैं कि पैंक्रियाज कहाँ पे होता है ये बताइए। अब जो लोग अगर पहले से वो बहुत मैच्योर हैं तब तो ऐसे ये सवाल काम नहीं आएगा। अगर वो मैच्योर है, शुरुआती क्लास है, पैंक्रियाज कहाँ पर होता है, ये सवाल पूछ करके उनको उनके अंदर एक क्वेश्चनिंग लाएंगे। अगर मान लीजिए ये बहुत आसान सवाल, इसका जवाब दे दे तो पूछेंगे पैंक्रियाज का काम क्या होता है, पैंक्रियाज क्या काम करता है ये बता दीजिए। तो इस तरह से अभी कहेंगे अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है बताइए कितना जानते हैं आप। तो उनके अंदर एक क्वेश्चन, एक जिज्ञासा पैदा होती है, इसको कहते हैं प्रश्न बनाना। उसके बाद कहा गया विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न होते हैं, अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ कहा गया कि ऐसे प्रश्न जो आपको मजबूर करे सोचने पर। अब जैसे कि प्राणायाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, तो प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का क्या संबंध है, अब विचार कीजिए। अब ये रिसर्च का विषय है। यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या होना चाहिए, ये भी विचार करने वाला है विषय। यौगिक अभ्यास आप कर रहे हैं तो पहले खड़े होकर अभ्यास करना चाहिए या पहले बैठकर करना चाहिए। पेट के बल पीठ के बल कर रहे हैं तो पहले पेट के बल वाले अभ्यास करने चाहिए या पहले पीठ के बल वाले अभ्यास करने चाहिए। ये भी आपके विचार करने पर आपको मजबूर करता है। तो इस तरह से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, या कोई ऐतिहासिक सवाल भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा भी था कि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन कब और कैसे लिखी होंगी। हालांकि इसका पूरा जवाब अभी तक मिला नहीं है, इस पर कई रिसर्च हो चुके हैं। क्या योग दर्शन की कोई पांडुलिपि मौजूद है क्या, इस पर भी आप रिसर्च का विषय, आपको सोचने पर मजबूर किया जा सकता है इस तरह के प्रश्नों से। आगे आते हैं, चौथे नंबर पर कहा गया है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं। अब समस्या कौन सी हो गई, जिससे प्रश्न बनता है क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है, श्वास रोक लिया, कुंभक कर रहे हैं तो श्वास तो रुक, तो बहुत सारी चीजों में रुकता है। एक बाल्टी भी अगर आप उठाते हैं पानी से भरी हुई तो उस समय भी श्वास रुकती है, कुंभक लगता है, तो क्या उसको प्राणायाम कहेंगे। गाना गाते समय आपकी श्वास रुकती है, तभी आप एक श्वास लिया, फिर उसी एक श्वास में आप गाना गा रहे हैं ताकि रिदम ना टूटे, तो क्या वो प्राणायाम माना जाएगा। तो इस तरह के समस्याओं वाले प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। आगे कहा गया बोध कराने वाले प्रश्न है 5वें नंबर पर, कि स्टूडेंट्स की, शिक्षक की ग्रहण शक्ति, उनके मोटर नर्व से जुड़ा हुआ है, को बढ़ाने के लिए, विचार करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, जो हमने कहा कि यौगिक सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, यौगिक सिद्धांतों को क्यों अपनाना चाहिए, तब उसका जवाब तो है ही। तो ये इस तरह के बोध कराने वाले कि हाँ इससे ज्ञान होगा, अच्छा इसलिए अपनाना चाहिए कि अगर हमने सूर्य नमस्कार 20 राउंड करवा दिया, 21 राउंड करवा दिया हुआ है, तो उसके बाद सिद्धांत के मुताबिक शवासन में लेटना, उनको रिलैक्सेशन कराना है, तो क्यों कराना है, तुरंत क्यों नहीं वो उठ करके चले जाएंगे। इस सिद्धांत में बताया हुआ उनको रिलैक्सेशन कराना, ताकि उनकी मसल्स में जो खिंचाव आया हुआ है, मसल्स जो अभी एक्टिव हो गया है, हार्ट बीट बढ़ गई हुई है, सांस तेज हो गई है, वो सब रिलैक्स हो जाए, उनका चित्त शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मसल्स शांत हो जाए, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो आपसे संबंध है वो रिलैक्स हो जाए उस दौरान। उसके बाद जो है फिर उनको बिठा करके प्राणायाम कराए या प्रार्थना करा के कंप्लीट करें। इसीलिए जो आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, इस तरह के भी सवाल आप पूछ सकते हैं, इससे ज्ञान होता है, ज्ञानवर्धन होता है। कुछ सवाल तो आपको लगेगा कि एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे तो कैटेगरी पता चलती है। तुलनात्मक प्रश्न ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है योग और व्यायाम में क्या अंतर है, जैसे आजकल योग और व्यायाम मिक्स हो गया है, लोग भी यही चाहते हैं कि योग और व्यायाम दोनों करें, योग करते करते थक गए, योग व्यायाम दोनों करें। और बहुत सारी चीजें तो मिलती जुलती, जैसे आप वीरभद्र आसन कर रहे हो तो उसको योग में वीरभद्र आसन कहते हैं, उसको एक्सरसाइज में लंजेस कहते हैं, लंज उसके बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसको मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जब आप उसको अलग अलग करके देखते हैं तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि योग और व्यायाम में अंतर क्या है, तब आप कहते हैं योग में मन से, श्वास से सब पर ध्यान रखा जाता है, तो उसमें तीव्र गतियों को रोका जाता है। व्यायाम में तीव्र गति का भी इंपॉर्टेंस है, तीव्र गति भी करना होता है, उसमें आध्यात्मिक कोई महत्व नहीं है।
उसमें अपने अंदर झांकने वाली ऐसी कोई बात उसमें नहीं होती व्यायाम में। तो योग और व्यायाम में क्या अंतर, ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अब योग करना बेहतर है या जिम करना बेहतर है, इस तरह का भी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को पसंद है जिम करना, उसको कितना भी योग करा लो नहीं कर रहा है तो अब उसके लिए वही बेहतर है, जिम ही बेहतर है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तुलनात्मक प्रश्न है जो आपको दिमाग पर जोर डालता है। प्राकृतिक श्वसन, प्राणायाम और गहरे श्वसन में क्या अंतर होता है, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसको प्राकृतिक श्वसन कहते हैं, एक प्राणायाम जो हम लोग अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन या अलग अलग प्राणायाम, भस्त्रिका हो गया, भ्रामरी हो गया, शीतली शीतकारी वगैरह अब शुरू होगा, गर्मी में करना शुरू हुआ होगा। और एक डीप ब्रीदिंग होता है, डीप ब्रीदिंग का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। तीनों में क्या अंतर है इसको जानना चाहिए। 7वां है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। इसमें कहा जाता है जैसे कि पूरा पाठ हमने पढ़ लिया और हमने किसी से कहा कि आपने जितना अभी तक पढ़ा हुआ अपने स्मरण के हिसाब से उसको दोहरा दीजिए, जितना भी आपको याद है। तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं उनके अंदर कितना गया, हमारे पढ़ाने का तरीका सही था नहीं था। तो विषय के अंत में ऐसे सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे विद्यार्थियों की क्षमता का पता चलता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। आइए प्रश्न वाला देख लेते हैं, अब कंप्लीट ही होने वाला है। प्रश्न वाला कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग, ये भी ऐसा है कॉमन सा है, कोई भारी नहीं है। उम्मीद है चूंकि आप लोग तो परिपक्व छात्रों की श्रेणी में आते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या होते हैं, कहते हैं प्रश्न पूछना तो एक कला है ही, विज्ञान है ये। और प्रश्न की और क्वालिटी गुण क्या होने चाहिए, प्रश्न छोटा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, और छोटे में ही वो संपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा पूछा और प्रश्न कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो सामने वाले कह रहे प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न छोटा भी होना चाहिए, अर्थपूर्ण को सारगर्भित कहा गया, सारगर्भित भी होना चाहिए, अर्थपूर्ण भी होना चाहिए, और कंप्लीट हो जाना चाहिए छोटे में। लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहे सीधे विषय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। और दूसरी बात कहा गया, किन बातों का और ख्याल रखेंगे जो गुण में जोड़ेंगे, विद्यार्थी के आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए। आपकी आयु विद्यार्थी कितनी है, उनका लिंग क्या है, इसको भी ध्यान में रख करके। अब यहाँ लिंग वाली बात क्यों आई हुई है कि कई बार हम ऐसे सवाल होते हैं जो सबके सामने नहीं पूछे जाने चाहिए। सबके सामने महिला नहीं बोल सकती, सबके सामने पुरुष भी बहुत सारे सवालों में जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए लिंग शब्द यहाँ दिया गया। इसको भेदभाव से जोड़कर मत देखिएगा। कौन से सवाल महिला से पूछे जाने चाहिए, कौन से पुरुष से, कई बार ऐसे सिचुएशन उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। कठिन प्रश्न है तो बड़े विद्यार्थियों से पूछें, सरल प्रश्न है, बड़े मतलब इंटेलिजेंट विद्यार्थियों से, सरल प्रश्न है तो कमजोर विद्यार्थी से, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। प्रश्न की भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग आप ना करें प्रश्न पूछते समय। आगे कहा गया सभी प्रश्न बच्चों को ऐसे होने चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाने वाला, उनके इंटेलिजेंसी को बढ़ाने वाला, उनके एबिलिटी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों से पूछे जाने चाहिए, ना कि कुछ खास विद्यार्थियों से ही आप सवाल पूछ रहे हैं। तो सबको इन्वॉल्व करें एक एक करके तो ज्यादा बेहतर होता है। साथ ही प्रश्न उस टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए, उस टॉपिक के अनुरूप ही होना चाहिए। और ये बात फिर से आ रही, जो हम इसको एक तरह से समरी कर रहे हैं, प्रश्न विनम्रता पूर्वक ही पूछे जाने चाहिए। किसी स्टूडेंट को परेशान करने के लिए अच्छा बहुत बदमाशी कर रहा है तो बताइए सवाल, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। योग में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वैसे किसी में भी नहीं बोलना चाहिए। और योग वाले हैं तो आपकी विनम्रता तो होनी ही चाहिए। ऐसे लगे शहद टपक रहा हो ऐसे बोलिए। हमला करके किसी भी स्टूडेंट पर सवाल ना पूछें, स्टूडेंट को परेशान नहीं करना है। कभी भी जल्दबाजी में भी सवाल नहीं पूछना, जल्दी पूछा नहीं कि बताइए बताइए बताइए, अरे थोड़ा विद्यार्थियों को सोचने के लिए समय भी दीजिए। सवाल पूछा तो कभी कभार बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं तब क्या करें? क्या चीज? जब बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं तब क्या करें? तो आप प्राणायाम कीजिए, इरिटेशन दूर हो। उसका तरीका बताया गया कि छात्र को क्लास से बाहर निकालिए, इरिटेट कर रहे हैं जो छात्र। इरिटेशन अभी भी मुझे YCB की क्लास में बड़े इरिटेट कर रहे हैं, मुझे एक दो बच्चे ही है
बातें बातें बातें, वो मान ही नहीं रहे। उसको उठा के यहाँ कर दो, जिसके पास बैठा फिर उससे बात। आखिरकार उनको मुझे डांटना पड़ा, अभी क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। अगर अब किया बदमाशी, सीधे क्लास से आप बाहर जाओगे। और उसके बाद जो है शांत हो गए, दोनों अलग अलग बैठ गए। अभी की बात बता रहा हूँ, संडे की, दोनों अलग अलग बैठ गए। फिर पूरी क्लास अच्छे से हुई। फिर लास्ट में हमारी जिम्मेदारी है कि हमने डांट दिया, दोनों का चेहरा भी उतर गया। तो उसमें हम चित्त की भूमि पढ़ा रहे थे। हमने कहा देखिए विक्षिप्त चित्त है, तो विक्षिप्त चित्त हो गए ये दोनों जो बच्चे अभी बदमाशी कर रहे हैं इनके, ये अच्छे हैं, व्यवहार से बहुत अच्छे हैं, बीच बीच में इनका रजोगुण आ रहा है, सात्विक प्रवृत्ति वाले, बीच बीच में रजोगुण उभर रहा है बीच बीच में, इसलिए बात कर रहे हैं। तो विक्षिप्त में यही कहा गया ना, सात्विक प्रवृत्ति होती है, बीच बीच में रजोगुण आता है। तो खुश हो गए दोनों कि नहीं गुरुजी नाराज भी नहीं है, हमें डांट भी दिया, बाद में हमारी बड़ाई भी कर रहे हैं। तो आप जब इस तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि छात्रों से आपकी दुश्मनी तो है नहीं, आप उनका भला सोचते हैं एक गार्जियन के तौर पर, तो उनको सब कुछ होने के बावजूद वो सुधरेंगे ना कि बिगड़ेंगे। उनसे सीधे लड़ाई वाले संबंध रखेंगे, नहीं अब तो दुश्मनी, अब तुमने मेरी क्लास में डिस्टर्ब कैसे किया, दिक्कत होगी। तो आगे एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदल कर पूछने चाहिए। एक ही प्रश्न अलग अलग से पूछ रहे हैं तो शब्द बदल देंगे, वाक्य बदल देंगे, पूछने का तरीका बदल देंगे। और दूसरी बात कहा गया, हाँ या ना वाले सवाल नहीं पूछने चाहिए, बहुत कम, बहुत जरूरी हो तभी। क्योंकि हाँ नहीं में पता नहीं चलता है छात्रों को समझ में आया या नहीं, वो उसने गलती से हाँ बोल दिया, आपको लगा सही है, तो फिर दिक्कत रहेगी। दूसरी बात की अधूरे प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। अब आते हैं दिसंबर 2018 में, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, अब इसको देखिए अच्छे से। एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त हो, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए, अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए, आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। अब इसमें से पुट चुनना है और दिया हुआ 2 आंसर सही है। वन और फोर, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। देखिए दूसरे वाले का तो कोई संबंध ही नहीं निर्देश से, ये निर्देश से रिलेटेड ही नहीं है। तीसरा वाला कहा गया एक बार में अनेक निर्देश, तो ये गलत ही है। पहला वाला ठीक है, संक्षिप्त धीमे, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, पहला और चौथा का उसमें दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 में पूछा गया। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान होने चाहिए? 40 वर्ग फुट का स्थान 40 वर्ग होगा। फीट। अब आगे जो अगली क्लास कल हमारी होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ नियोजन। सब लोगों को क्लास में, इसमें ज्यादा समय लेकर सब लोगों को क्लास में याद कराएंगे। अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, पाठ नियोजन करने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। किन्हीं कोई सवाल है तो सवाल जरूर पूछें, फिर हम लोग जो है लास्ट में हाँ दुर्गा सप्तशती वाला था ना मामला कि मंत्र का वो करना है। नीतू जी कहाँ है? सुरवर वर्षिणी धूर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकरितोषिणी किलि विषमोषिणी घोषरते तिथिसुत रोषिणी धूर्मधशोणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी। हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। सभी को प्रणाम।